Good morning, children, and welcome back in your civics class. And I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. And also, I hope, मैं भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ साथ आप अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे. एंड चिल्ड्रन, एज वी हैव स्टार्टेड, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है वो संघवाद चैप्टर जो है वो शुरू किया है आपके नागरिक शास्त्र और फेडरलिज्म के बारे में हमने वो शुरू किया है. और हमने जो है वो संघवाद क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो है हम कुछ उन पॉइंट्स को, उन शीर्षकों को एक सारांशित वे में, एक संक्षेप में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. इस चैप्टर में संघवाद क्या है ना. पिछले लेक्चर में बच्चों हमने संघवाद की परिभाषा को थोड़ा सा रिवीजन किया था, थोड़ा सा रिवाइज्ड वे में पढ़ा था, जो कि हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं. और हमने पिछले लेक्चर में जो है संघवाद की विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी. हमने उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था कि संघवाद जो है वो कि उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पे संघवाद जो है वो एक मजबूत व्यवस्था के रूप में जो है वो जाना जाता है. अब जैसी है किसी भी, अब इस हमने जो विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया था, जो चर्चा किया था, वो संघवाद की परिभाषा को परिपूर्ण करती है. वो विशेषताएं संघवाद की परिभाषा को पूरी तरीके से कंप्लीट परिभाषा या कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से परिभाषित करती है. इन विशेषताओं के आधार पे हम संघवाद की परिभाषा को सही मानों में जान सकते हैं या समझ सकते हैं. हमने 7 विशेषताओं के बारे में डिस्कशन किया था. हमने पढ़ा था, पहला क्या था, पहली विशेषता ये थी, हमने पढ़ा था कि इसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार. दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी कि अलग अलग स्तर की जो ये सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पे शासन करती हैं और कर वसूलने और कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का इनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है. यह दूसरी विशेषता थी. अगली विशेषता ये थी कि विभिन्न स्तर की सरकारें जो होती हैं उनके अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं. यानी विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती हैं उनके जो उन सरकार के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से जो है वो वर्णित होते हैं. इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनके प्राधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है. जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि संविधान में चूंकि इनके अधिकारों का एक लेखा जोखा दिया होता है, ऐसे संविधान जो है वो इनके प्राधिकारों और इनके अस्तित्व की रक्षा और गारंटी पूरी तरीके से देता है. अगली विशेषता हमने डिस्कशन किया था कि संविधान के मौलिक जो प्रावधान है उसको कोई एक समूह जो है वो, कोई एक स्तर की सरकार जो है वो नहीं बदल सकती है, बल्कि ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार जो है वो उनकी आपसी सहमति के द्वारा ही संभव होता है. अगली विशेषता हमने क्या किया था कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर के जो सरकारें हैं उनकी अधिकारों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार होता है अदालतों को. और अगर विभिन्न स्तर की सरकारों में कभी कभी आपसी मनमुटाव या कुछ ऐसा मतभेद या विवाद खड़ा हो जाता है तो उस विवाद को सुलझाने में जो निर्णायक की भूमिका निभाता है वो आपका है सर्वोच्च न्यायालय. यानी उन विवाद को निर्णायक की भूमिका सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरी तरीके से निभाता है, उसका योगदान होता है उन विवाद को निपटाने का. अगली विशेषता है कि जो वित्तीय, यानी जो ये आपका है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, वित्तीय स्वायत्तता जो है वो उसको निश्चित करने के लिए जो ये विभिन्न सरकार की जो स्तरें हैं उसमें कुछ जो है सोर्सेज ऑफ इनकम उपलब्ध किए जाते हैं. उनके कुछ जो है वो राजस्व के अलग अलग स्रोत जो है वो निर्धारित हैं. यानी जो एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को श्योर या उसको और निश्चित करने के लिए राजस्व के अलग अलग जो है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम, जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं जो है वो निर्धारित होते हैं.
और लास्ट हमने पढ़ा था कि इस प्रकार की जो संघीय शासन व्यवस्था के दो लक्ष्य होते हैं, एक देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना और साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूरा सम्मान करना। और ये आपके दो लक्ष्य होते हैं, दो ऑब्जेक्टिव्स और दो उद्देश्य होते हैं संघीय शासन व्यवस्था के। तो इस प्रकार जो संघीय व्यवस्था होती है उसका जो गठन होता है, हमने ये भी डिस्कशन किया था। उसके गठन और कामकाज के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं हमने बताई थी कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो थी कि विभिन्न स्तर की सरकारें जो हैं कि बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी चाहिए। यानी दोनों यानी विभिन्न स्तरों की सरकारें जो है उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर उनकी सहमति होनी चाहिए। और दूसरा था कि एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए ताकि वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र को माने। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी संघीय शासन व्यवस्था के गठन और उनके कामकाज के लिए। हमने बच्चों ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कशन हमने किया था। और हमने ये भी डिस्कशन किया था कि संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से होती हैं। जैसा कि हमने बताया कि आमतौर पे जो है वो दो तरीके से होती है। पहला तरीका ये है कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र आपस एक साथ मिलकर जो है वो एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। और ये दोनों स्वतंत्र राष्ट्र जो होते हैं वो अलग अलग अपनी पहचान बनाए रखते हैं और अपनी संप्रभुता को भी साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और दूसरा हमने ये डिस्कशन किया था कि गठन दूसरा कि कोई भी जो बड़ा देश है अपनी आंतरिक जो है विविधता को ध्यान में रखते हुए, यानी अपनी आंतरिक जो इंटरनल डाइवर्सिटीज़ को यानी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करता है। तो हमने ये दो तरीकों के बारे में भी डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था यानी भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है और क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। हम आज जो चीज़ डिस्कशन करेंगे वो है भारत में संघीय व्यवस्था। बच्चों अब अगर हम बात कर रहे हैं भारत में संघीय व्यवस्था की, संघीय शासन व्यवस्था की, तो सबसे पहले हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों में भी उन्हें जो है वो उनके वहाँ जो विविधता को लेके, डाइवर्सिटीज़ को लेके, भिन्नता को लेकर, विविधता को लेके जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, उनको संभालना उन दोनों देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो रहा था या मुश्किल हो गया था उनके लिए। लेकिन दोनों देशों ने अपने अपने तरीके से उन विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं को उन्होंने अपने अपने तरीके से उसका समाधान निकाला और हल किया। लेकिन फिर भी वहाँ की विविधताओं की जो समस्याएं उठी तो उनसे उन देश के लिए इन दो छोटे देशों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो ज़रा सोचिए, भारत जैसे बड़े देश में जहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं और विभिन्न जनजातियों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ज़रा आप सोचिए कि भारत जैसे व्यापक और बड़े देश में इन विविधताओं, इन डाइवर्सिटीज़ की वजह से जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां, जो दिक्कतें उत्पन्न होंगी या होती हैं, वो यहाँ पे किस प्रकार उसका समाधान कैसे होता है या कैसे हो सकता है या किस तरीके से सरकार करती है या किस तरीके से लोग उसका सामना करते हैं। तो कितना मुश्किल होता होगा उन समस्याओं को हल करना। तो अब ये चीज़ें हैं कि कितना आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का सवाल है कि कैसे यहाँ पे सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, यहाँ की सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की किस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था यहाँ पे निर्धारित होती है या निर्धारित की जाती है।
तो बच्चों, सवाल ये था कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है और यहाँ सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं संविधान से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं, संविधान से शुरुआत करते हैं कि एक बहुत ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही दुखद और ब्लड शेड, रक्त रंजित घटना के बाद भारत जो है वो विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलीन हो गए। बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो उस समय विभाजन के पहले दोनों तरफ से थे। तो बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को संघ घोषित किया, यानी भारत का जो संविधान था उसने भारत को राज्य का संघ घोषित कर दिया, यानी राज्यों का संघ घोषित कर दिया। हालांकि जो है वो इसमें संविधान में कहीं संघ शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी जो भारतीय संघ का जो गठन था वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही आधारित था, या आधारित पर हुआ है, उसके आधार पर ही हुआ है। हालांकि संघ का कोई इसमें शब्द नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन भारतीय संघ की जो गठन था वो संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। तो बच्चों, अगर हम उन विशेषताओं के बारे में अगर हम जाने, आइए तो उन विशेषताओं, संघीय व्यवस्था की जो हमने जिन विशेषताओं के बारे में अभी हमने पढ़ा, उनके आधार पे हम ये कह सकते हैं, उनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये सभी बातें जो हैं, ये सारी विशेषताओं में जो बातें कही गई हैं, जो संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, उनमें जो बातें कही गई, उनमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया, वो बातें जो हैं वो भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। यानी भारतीय संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस पे, प्रावधानों पर जो है वो लागू हो जाती है। अब संविधान ने मौलिक रूप से जो है वो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था की बात कही है। संविधान ने मौलिक रूप से, यानी बेसिक रूप से, मौलिक रूप से 2 स्तर की व्यवस्थाओं के बारे में जो है वो स्पष्टीकरण दिया है, या 2 प्रावधानों के बारे में बात की है। वो है एक संघ सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा है आपका राज्य सरकारें। केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र सरकार है वो पूरे भारतीय संघ, यानी केंद्र सरकार जो है वो पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब करती थी। यानी संविधान जो है वो हम कह सकते हैं कि संविधान ने मौलिक रूप से, बेसिक रूप से, मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान दिया है। एक था आपका संघ व्यवस्था, जिसमें आती है केंद्र सरकार, दूसरा आपका है राज्य सरकारें। अब केंद्र सरकार जो है वो भारतीय संघ, यानी पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में जो है संघीय शासन का, यानी बाद में जो नगर पालिकाएं हुई और पंचायतें हुई, इनके रूप में जो संघीय व्यवस्था का एक तीसरा स्तर इसमें जोड़ा गया। पहले केंद्र सरकार, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, दूसरा है आपका राज्य सरकारें। अब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में नगर पालिकाओं को और पंचायतों को संघीय व्यवस्था का तीसरा स्तर के रूप में उसमें जोड़ा गया। और किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ भी यानी भारत में भी किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ यानी भारत में भी जो है 3 स्तर की जो शासन व्यवस्थाएं थी, जो जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका और पंचायतों की जो ये इकाइयाँ थीं, ये 3 स्तर की जो सरकारें थीं, उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र था, उनका अपना अलग अलग जो है वो कार्य क्षेत्र था, नियुक्त उनका क्षेत्र था। और आज भी यही सिस्टम है कि इन 3 स्तर की सरकारें जो हैं, किसी भी संघीय व्यवस्था में इन 3 स्तर की सरकारें जो हैं उनका अपना अलग अलग कार्य क्षेत्र है, अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है।
अब संविधान में ये स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संविधान में ऐसा है बच्चों कि संविधान में बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो विधायी अधिकार हैं, जो मतलब आपके कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उनके बीच जो अधिकार हैं उनको जो है 3 सूचियों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया, 3 सूचियों में उनको बांटा गया है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से दिया गया है, वर्णित हैं, उनको 3 सूचियों में बांटा गया, यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा आपका है संघ सूची, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट। इस सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? इस सूची में प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग और मनी यानी बैंकिंग, संचार और मुद्रा। यानी संघ सूची में आपके जो है वो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। ये संघ सूची में ये विषय आते हैं। कौन कौन से आपके हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले आते हैं और बैंकिंग और संचार और आपका मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में, पूरे देश के लिए जो है इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ जो है वो की ज़रूरत है। यानी पूरे देश में इन मामलों पर एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, इसीलिए इन मामलों को, इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। अब संघ सूची में जो ये वर्णित विषय हैं, दिए गए विषय जो हैं, इनके लिए, इनके बारे में, इनके विषय में अगर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। यानी संघ सूची में जो वर्णित विषय हैं, जो इनके अंदर बनाए गए लागू के जो विषय हैं, इनके अंतर्गत जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। यह आपका संघ सूची है। दूसरा आपका हिस्सा है, दूसरी सूची आपकी है, वो है आपकी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। अब राज्य सूची में जो है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। कौन कौन से आते हैं स्टेट लिस्ट राज्य में? राज्य सूची में जो आपके आ जाते हैं, राज्य सूची में है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय और प्रांतीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत आते हैं। और इन सूची में जो ये विषय आते हैं, जो ये विषय है, इन सूची में जो वर्णित विषय है, उनके बारे में अधिकार, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। जैसे कि आपका संघ सूची में केंद्र सरकार का होता है, उनके विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है संघ सूची में। उसी तरीके से राज्य सूची में जो वर्णित विषय हैं, जो वर्णित सब्जेक्ट, जो विषय दिए गए हैं, उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार को होता है। अगली सूची आपकी है समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जैसे कि आपका इस लिस्ट में क्या, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह या गोद लेना या उत्तराधिकारी जैसे जो है महत्व के विषय इसके अंदर आते हैं। और इन सूची में जो आपके जो इस सूची में जो वर्णित विषय हैं, उनके लिए कानून बनाने के अधिकार दोनों सरकार को होती है। यानी केंद्र सरकार को भी होती है और राज्य सरकार को भी होती है। और दोनों ही जो है वो इन वर्णित विषयों के बारे में जो है वो उनके साथ ये जो होती है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपस की साझी जो है वो एक सहमति से होती है। यानी उनकी दोनों की दिलचस्पी इन विषयों में होती है। इस सूची में जो वर्णित विषय है उनमें दिलचस्पी दोनों सरकार की होती है और इनके विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है दोनों सरकार को होती है। यानी केंद्र सरकार को भी होती है और राज्य सरकार को भी होती है। लेकिन बच्चों, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कभी किसी इशू को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर अगर कोई टकराव पैदा हो जाता है, तब
समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उनके प्रति उनके बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को चला जाता है। तब वो केंद्र सरकार उस पर लेती है। अगर कोई ऐसे आपस में टकराव हो जाता है किसी इशू को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, तो केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है, या केंद्र सरकार के अधिकार में कानून बनाने का जो पक्ष जो है वो उनके पक्ष में रहता है। अब यहाँ एक सवाल आपके सामने समक्ष ये उठता है कि जो विषय इन सूचियों में नहीं है वो किस क्षेत्र में आ रहे हैं, किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय ऐसे हैं जो संविधान बनने के बाद आए हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय। अब ये विषय किसके अधिकार क्षेत्र में है? क्योंकि हमारे संविधान के बाद ये सारे विषय आए हैं। तो बच्चों हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान दिया गया है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुसार जो बाकी बचे विषय होंगे या होते हैं इन सूचियों के अलावा, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी जो बाकी समवर्ती यानी संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं, उनके अलावा जो विषय बच जाते हैं, जो इन सूचियों में नहीं आते हैं, इन सूचियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो हमारे संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी अल्टीमेटली जो है, फाइनली जो है, वो केंद्र सरकार उन विषयों पर अपना अधिकार रखता है और उनके विषयों के बारे में वो कानून बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है। तो बच्चों हमने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति बनाकर जो है एक बहुत अधिकतर बड़ी संख्या जो है संघीय व्यवस्थाओं में जो है सभी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं दिया जाता, ये भी हमने देखा। अब जैसे मान लीजिए भारतीय संघ में कुछ सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। जैसे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसा कि भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना संविधान था, जिसको विशेष दर्जा प्राप्त था 5 अगस्त 2019 से पूर्व। ये हम सबको पता है कि रिसेंटली क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था और एक उसको विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त था 5 अगस्त 2019 से पूर्व। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के तहत, अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर का जो ये विशेष दर्जा जो प्राप्त था राज्य का, वो समाप्त कर दिया गया। यानी जो संविधान अनुच्छेद उसे जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रहा था या प्रदान करता था, उसे 5 अगस्त 2019 में संसद में विधेयक बिल के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष दर्जा प्राप्त था, उसका अपना अलग संविधान था, वो 5 अगस्त 2019 में संसद में विधेयक के माध्यम से यानी बिल पारित करके उसका वो जो दर्जा था वो 370 अनुच्छेद के अनुसार जो है ये 376 अनुच्छेद जो उस पर लगा हुआ था, जिसके तहत उसको विशेष दर्जा प्राप्त था, उसका अपना अलग संविधान था, वो दर्जा जो है वो 5 अगस्त 2019 में संसद में बिल के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। तो और उसके बाद क्या हुआ जम्मू कश्मीर में कि इस प्रकार जम्मू और कश्मीर वर्तमान में 2 शासित क्षेत्र में विभाजित हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। मतलब उसके बाद जब इनको 370 जो अनुच्छेद था जम्मू एंड कश्मीर जब उस पर हटा दिया गया और 370 अनुच्छेद के अनुसार ये था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और उनका अपना अलग संविधान था। लेकिन जब ये अनुच्छेद संसद में विधेयक
के माध्यम से जब ये दर्जा समाप्त कर दिया गया तो जम्मू कश्मीर जो है 2 शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया। पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा था लद्दाख। इन 2 क्षेत्रों में वो विभाजित हो गया। और जो है आप कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका ये लद्दाख जो है वो पूर्ण रूप से यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड और जो है पूर्ण रूप से यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी कोई विधानसभा नहीं है। यानी यूनियन टेरिटरी बच्चों जो है आपकी 2 तरह की होती है। एक यूनियन टेरिटरी ऐसी होती है कि जिसका अपना विधानसभा होता है, और दूसरा है जिसकी अपनी विधानसभा नहीं होती। दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, लेकिन एक का अपना विधानसभा होता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, और दूसरे की विधानसभा नहीं होती है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है। तो लद्दाख की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा नहीं है, ये पूर्ण रूप से यूनियन टेरिटरी है। और वो क्षेत्र, वो राज्य पूर्ण रूप से यूनियन टेरिटरी वही हो सकते हैं, ये संघीय क्षेत्र वही हो सकते हैं पूर्ण रूप से जिनका अपना कोई विधानसभा नहीं होती है। और जम्मू कश्मीर जो है वो उनके पास अपना विधानसभा है, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो बच्चों, भारतीय संघ की जो ये इकाइयां हैं वो बहुत ही देखा गया है कि बहुत ही कम अधिकार, ऐसी बहुत सारी कम इकाइयाँ हैं जिनके पास अधिकार बहुत कम होते हैं, और ये अपने ये ऐसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते जो है इनको स्वतंत्र प्रांत नहीं बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारतीय संघ व्यवस्था में कि जो अपने छोटे क्षेत्रफल के कारण या छोटे आकार के कारण जो है ये स्वतंत्र प्रांत के रूप में नहीं जो है वो स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत के विलीन करना भी संभव नहीं है। इनको स्वतंत्र प्रांत भी नहीं ये बन सकते हैं, और किसी मौजूदा प्रांत में विलीन भी नहीं करना संभव नहीं है। अब जैसे हम बात कर लें चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या दिल्ली या भारत की राजधानी दिल्ली की, ये सारे जो राज्य हैं वो इसी कोटि में आते हैं। तो बच्चों, भारतीय संघ व्यवस्था की एक हमने पढ़ा कि भारतीय संघ व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी इकाइयां हैं जिनको समान अधिकार नहीं दिए जाते हैं, या कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको बताया कि उसको एक विशेष दर्जा प्राप्त था, उसका अपना अलग संविधान था, और बिना वहाँ पे ऐसा था कि इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर कोई भी भारतीय संविधान में कोई जो प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक ऐसी संघ राज्य है, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना विधानसभा है। तो ये यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसकी अपनी विधानसभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अब क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 में जब 370 अनुच्छेद यहाँ से हटा दिया गया और एक बिल के माध्यम से 370 अनुच्छेद को हटाकर यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर जो विशेष दर्जा प्राप्त था राज्य का, वो समाप्त कर दिया गया। और अब जम्मू कश्मीर उसके बाद 2 क्षेत्रों में, 2 शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया। पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जो था आपका लद्दाख। फ़र्क क्या है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी अपनी विधान सभा है, और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसकी अपनी विधान सभा नहीं है। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी, लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है। और भारतीय संघ व्यवस्था की तो एक ये चीज़ थी, एक ये इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पक्ष था। भारतीय संघ की कई इकाइयों को जो है बहुत ही कम अधिकार मिले हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये छोटे छोटे जो इलाके हैं जो अपने आकार के चलते ये स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं, और ना ही इनको मौजूदा किसी प्रांत में इनको विलीन किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या भारत की राजधानी दिल्ली, ऐसे ही इलाके जो है इसी कोटि में आते हैं, और इन्हें केंद्र शासित करता है।
इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी ये यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, लेकिन इनका जो संचालन होता है, इन पे जो ये केंद्र शासित राज्य है, यानी इनका पूरा का पूरा जो शासन होता है वो केंद्र देखता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा ये शासित या केंद्र सरकार द्वारा इन पर शासन किया जाता है। ये केंद्र शासित राज्य है और इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, इन क्षेत्रों में केंद्र वाले अधिकार हैं। केंद्र सरकार वाले जो है वो अधिकार मिलते हैं और इन क्षेत्रों को इन इलाकों का जो शासन चलाने का जो विशेष अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली भारत की राजधानी जैसा ये यूनियन टेरिटरी है जो है, ये केंद्र शासित राज्य होते हैं और इन पे शासन करने का अधिकार राज्य सरकार का नहीं होता है, बल्कि इन इलाकों पे शासन करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का जो ये बंटवारा संविधान की बुनियादी बात है। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि केंद्र सत्ता का बंटवारा जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होता है, उसकी साझेदारी होती है ताकि सुचारू रूप से जो है वो सरकार निर्णय ले सके और कामकाज उसका सही और स्मूथली चल सके। अब अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं होता है। यानी अगर सत्ता का बंटवारा हो रहा है तो उनके अधिकारों में बदलाव करना इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है और अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। यानी पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट चाहे तो अगर पार्लियामेंट ये चाहती है कि हम जो है वो इनके सत्ता के बंटवारे के अधिकार को में बदलाव कर सकें या उसको चेंजेस उसमें कर सकें, उसको बदल दें, तो ये संसद के लिए पॉसिबल नहीं है। ये संसद के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है, अकेले वो बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत लेना आवश्यक हो जाता है। यानी संसद जो है दोनों सदनों में, यानी पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें 2/3 बहुमत ज़रूरी है इस बदलाव के पक्ष में। अगर संसद जो है सत्ता के बंटवारे के अधिकार को बदलना चाहती है, उसमें कुछ बदलाव करना चाहती है, तो वो अकेले नहीं कर सकती है। उसके लिए दोनों सदनों में उसको जो है वो 2/3 बहुमत लेना पड़ेगा इस बदलाव को करने के लिए, इस बदलाव को लाने के लिए। और फिर कम से कम आधे राज्य की जो विधानसभा है उनकी भी मंजूरी होगी उन बदलावों को। तो ऐसे इतना आसान नहीं है कि सत्ता के बंटवारे के अधिकार को जो है वो उस पर बदलाव करना। ये बहुत आसान काम नहीं है कि संसद के पास वो संविधान ने अधिकार दिया है तो संसद जो है वो सारे बदलाव कर सकता है। नहीं, संसद भी जो है वो संविधान की बाउंड्री के अंदर, उनकी मर्यादा के अंदर, उनकी बाउंड्री के अंदर वो काम कर सकता है। उनको ये संविधान के अनुसार ही वो काम उनको करना है, उसके बाहर आके वो काम नहीं कर सकते हैं, संसद नहीं कर सकता है। तो संसद इन बदलाव लाने के लिए क्या करेगा, वो दोनों सदनों में कम से कम 2/3 बहुमत जो है उसको पाना ज़रूरी है। और इसके अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं की जो है वो मंजूरी या सहमति भी ज़रूरी है इस बदलाव को लाने के लिए, इन अधिकारों को सत्ता के बंटवारे के अधिकार को बदलने के लिए। तो बच्चों ये बहुत आसान तो नहीं है। जम्मू कश्मीर के मामले में हमने देखा, तो इस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इन क्राइटेरिया, इन चीज़ों को साथ लेकर। तो अब हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों में जो एक रेगुलेशन होता है, अब संवैधानिक प्रावधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और लॉ एंड ऑर्डर है यानी संवैधानिक प्रावधान है, और कानूनों का जो रेगुलेशंस है यानी उसका क्रियाकलाप जो है और उसकी देख रेख में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी न्यायपालिका जो है वो इन कानूनों जो है, न्यायपालिका जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कैसे गाइड करती है।
और ये बताती है कि उन सब इकाइयों को बताती है कि तुमको संविधान के अनुसार ही काम करना है, संविधान के अनुसार ही अपना क्रिया क्षेत्र जो है वो आपको तय करना है। आपको अधिकार संविधान के जो है द्वारा ही दिया जाएगा, या संविधान के अनुसार ही आपको आपकी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी। तो न्यायपालिका ये निर्धारित करता है। अब शक्ति के बंटवारे में संबंध में कोई भी विवाद अगर होता है, अगर शक्तियों के बंटवारे में अगर कोई भी विवाद होता है, शक्तियों के बारे में अगर कोई भी विवाद होता है, इन शक्तियों के बंटवारे, सत्ता के बंटवारे के अधिकार में या उनकी शक्ति या उन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति के बंटवारे में अगर कोई भी जो है वो विवाद खड़ा होता है, कोई भी इशू खड़ा होता है, कोई भी मतभेद खड़ा होता है, तो उस हालत में जो फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी इस विवाद को सुलझाने का काम, या इस विवाद को सुलझाने या उसमें फैसला देने का जो कार्य होता है, वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में होता है। अब सरकार चलाना और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना जो है, यानी सरकार चलाना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि राजस्व यानी रेवेन्यू की जो वसूली जो है वो के संबंध में, यानी राजस्व रेवेन्यू की वसूली के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। यानी बच्चों, ये अब चाहे वो राज्य सरकार हो, इसका मतलब ये है कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, दोनों को ही अपना अपना राज्य देखना होता है, दोनों को ही अपनी अपनी सरकारें चलानी होती है। तो सरकार चलाने के लिए, राज्य को परिपूर्ण बनाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार चलाने के लिए दोनों ही सरकारों को जो है रेवेन्यू की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, कर की ज़रूरत है। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में टैक्स या कर वसूलते हैं, कर लगाते हैं। अब ये बात अलग है कि कुछ कर का भी सिलेक्शन होता है कि कौन सा कर, कौन सा टैक्स जो है वो केंद्र सरकार वसूलेगी और कौन सा कर, कौन सा टैक्स जो है वो राज्य सरकार अधूरे करेगी। अब तो आपके सामने जीएसटी भी आ गया है, लेकिन जीएसटी जो है वो जीएसटी का ये मामला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए बराबर है। इसमें राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से जीएसटी में अपना हिस्सा नहीं मांगेगी, बल्कि दोनों को बराबर का ही उसमें जीएसटी का कर वसूलने का अधिकार है। तो अपने सरकार का निर्वाह करने के लिए, अपने सरकार को चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है वो कर यानी रेवेन्यू लगाने का या अपने अपने क्षेत्र में लगाने का अधिकार होता है। तो बच्चों, ये रहा आपका भारतीय संघीय व्यवस्था। हमने आज के चैप्टर में जो है पढ़ा वो भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा किया। हमने जो चर्चा किया कि किस प्रकार से जो भारतीय संघ व्यवस्था जो है वो निर्धारित की जाती है और किस तरीके से संघीय व्यवस्था जो है उसका प्रभाव जो है वो होता है व्यवस्था शासन पे, लोगों पर। हमने जो इस बारे में व्यवस्था की कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा जो होता है उसमें किस तरीके के बदलाव कैसे किए जा सकते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि सबको साथ लेकर चलने की जो नीति होती है उसको बनाकर भारतीय संघ व्यवस्था में सारी इकाइयों को बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। हमने उस बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा और जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको भी बताया कि कैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो उसको विशेष दर्जा प्राप्त था राज्य का, और उसका अपना अपना संविधान था और उसकी विधानसभा के अनुमति या परमिशन के बिना किसी संविधान के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 में 370 की ये अनुच्छेद जो आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर पे लगा था वो एक विधेयक, संसद में विधेयक यानी बिल पारित के द्वारा जो है वो हटा दिया गया और ये दर्जा समाप्त कर दिया गया था। और फिर जम्मू कश्मीर 2 शासित क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। दोनों ही यूनियन टेरिटरी हो गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी अपनी विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लद्दाख की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हमने ये भी डिस्कशन किया कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो अपने छोटे आकार की वजह से उनको स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते हैं और मौजूदा स्थिति में ऐसे प्रांत जो है वो किसी दूसरे प्रांत में विलीन भी नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे इलाके इन्हीं कोटि में आते हैं।
और जो है ये जो राज्य होते हैं, इस तरह के जो राज्य होते हैं वो केंद्र शासित राज्य होते हैं। ये राज्य शासित राज्य नहीं होते हैं। इन पे शासन करने का अधिकार राज्य की सरकार का नहीं होता है, बल्कि केंद्र सरकार का होता है। तो बच्चों, हमने इन सब बारे में आज हमने डिस्कशन किया। हमने ये भी डिस्कशन किया कि जो है हमने ये भी डिस्कशन किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विधान के बीच में जो अधिकार होता है वो उनको 3 सूचियों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। एक आपका बांटा गया है, पहली सूची आपकी संघ सूची है, जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे महत्व आते हैं। और इनके बारे में इन वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। और हमने दूसरी सूची के बारे में पढ़ा, वो है राज्य सूची, जिसमें जो है वो राज्य सूची में है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय राष्ट्र के महत्व के विषय आते हैं। और इसमें इन वर्णित विषयों के बारे में जो अधिकार लेने का, कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का नहीं होता है। और संघीय में केंद्र सरकार का होता है कानून बनाने का अधिकार। तीसरा हमने पढ़ा था समवर्ती, हमने डिस्कशन किया, हमने पढ़ा समवर्ती सूची, जिसमें जो है वो शिक्षा, वन, मजदूर संघ और गोद लेना, विवाह या उत्तराधिकारी जैसे राष्ट्र विषय, महत्व के विषय आते हैं। और जो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार जो है, दोनों की सहमति से ये जो है उनमें खासी दिलचस्पी, दोनों की दिलचस्पी इन विषयों में होती है। और इन समवर्ती विषय में समवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं उनके बारे में कानून बनाने का जो अधिकार है दोनों को होता है, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को होता है। लेकिन कभी कभी अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इन विषयों को लेकर कुछ मुद्दा या कुछ इशू को लेकर अगर टकराव पैदा हो जाता है तो फिर इन चीज़ों को, तो इन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को चला जाता है। हमने साथ साथ ये भी पढ़ा कि इन सूचियों के अलावा अगर जो है ऐसे विषय भी आते हैं जो कि इन सूचियों में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो संविधान बनने के बाद आए, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय। तो इसका भी समाधान हमारे संविधान में है। वो ये है कि हमारे संविधान के अनुसार इस तरह की सूची, इस तरह के विषय जो है, जो किसी तीनों सूची में नहीं है, वो अल्टीमेटली जो है, फाइनली जो है वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। तो बच्चों, हमने ये सारी पॉइंट जो हैं आज हमने पढ़ा भारतीय संघ व्यवस्था। अब हम यहीं पे बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम दूसरा शीर्षक उठाएंगे और दूसरा शीर्षक जो है हम पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।